नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। TV6 न्यूज नेटवर्क के विशेष कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। टीवी स्क्रीन के सुपरिचित चेहरों में से हैं अशोक वानखेड़े। आप सब जानते हैं, देश के विभिन्न मुद्दों पर उनसे चर्चा करनी स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है अशोक वानखेड़े जी आपका। एक अहम सवाल है अशोक वानखेड़े जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में, जो मणिपुर से पहले तो इसकी अनुमति नहीं मिल रही थी, अब उसके ठहराव के वास्ते असम सरकार अनुमति नहीं दे रही है। असम में 18 से 25 जनवरी के बीच न्याय यात्रा निकलेगी। उसे जोरहाट कॉलेज के खेल मैदान और दूसरा धेमानी जिले के गोगामुत में पड़ाव की अनुमति राज्य सरकार से मांगी गई थी, जो राज्य सरकार ने देने से मना कर दिया है। अब क्या है कि असम में जो नेता प्रतिपक्ष हैं देवव्रत सैकिया, उन्होंने जानकारी दी पत्रकारों की, हम लोग दूसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं कि किसी प्राइवेट जगह पे शायद ठहरने का स्थान मिल जाए। इनका डर क्या है, ये डरे हुए बहुत ज्यादा इस यात्रा से। इनका डर क्या है कि असम पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा ये लोकसभा की सीट है, वहाँ पर 14 सीटें हैं। अब इनको डर ये है कि कहीं यात्रा का ठहराव, क्योंकि ज्यादा 2-3 दिन की यात्रा का ठहराव वहाँ पर असम में है, इनको इस बात का डर है कि कहीं हमारा वोट बैंक जो है खिसक न जाए इस न्याय यात्रा को लेके, तो इसलिए जल्दी भगाओ इसको, दिखाओ और भगाओ जी। देखिए क्या होता है कि यदि किसी में आत्मविश्वास हो कि मैंने अच्छे काम किए, आत्मविश्वास हो कि जनता मेरे साथ है, आत्मविश्वास हो कि मुझे किसी की डरने की जरूरत नहीं, आत्मविश्वास हो कि आपका विपक्ष कमजोर है, यदि यह आत्मविश्वास है तो मैं तो ये कहता आसाम के मुख्यमंत्री को कि अरे भाई, इसको रास्ते में डीजल पेट्रोल लगे तो अपनी तरफ से दे गोल दे दो, पूरा आसाम 2 दिन और एक्स्ट्रा रुकवा दो, अपने तरफ से कोई मदद करो। क्या करना चाहिए, घूमने दो, घूम के क्या करें, इतना काम किया है हमने, जनता इतनी खुश है, यहाँ को डर नहीं लगता। ये आप जो पीछे के रास्ते से चीजें दूसरी की लाइन छोटी करने का प्रयास करते हैं, इसका मतलब आपके लाइन की ग्रोथ रुक गई। ये बात है। 2-3 चीजें दिखते हैं इस सरकार का आत्मविश्वास क्यों नहीं। अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना 22 तारीख, ये चावल वाला ये सारा नहीं करना, ये सारी चीजें इस बात का इंगित करता है कि 2024 के चुनाव में इनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय राम और सिवाय नगाड़े के। दूसरी बात, ये जो न्याय यात्रा निकली है, इसमें रोड़े डालने का जो प्रयास हो रहा है, इसका मतलब आप उससे डर रहे कि आप एक्सपोज हो जाए। अशोक वानखेड़े जी, ये तो सिर्फ 2 राज्यों के, अभी तो कई राज्य है आगे की। तीसरी बात जी, इलेक्शन कमीशन में जो अपॉइंटमेंट्स है उसको लेके जो सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने जो निर्णय दिया था और एक व्यवस्था दी थी, वो व्यवस्था थी प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अभी इन तीनों को तय करना था। इन तीनों में ट्रांसपेरेंसी होती, क्योंकि एक विपक्ष, एक पक्ष और निष्पक्ष देखने वाला जो मुख्य न्यायाधीश, इन्होंने एक बिल लाकर विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के एक मंत्री, मतलब 2 वर्सेस 1 कर दिया। जी, यदि आपको अपने पे विश्वास है, अपने अचीवमेंट पे विश्वास है, जनमानस की नब्ज पे आपका हाथ है, तो आप विपक्ष को आह्वान करते हैं। छोड़िए, आप नाम बताइए, इलेक्शन कमिश्नर हम नियुक्त कर देते। यदि मैंने अकाउंट्स में चोरी नहीं की है और आप डाउट ले रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि ये अकाउंट की, ये तिजोरी की चाबी, बिल्कुल ये सारे पर्चे, ये आप देख लीजिए, चेक करिए, और यदि मैं दोषी हूं तो मुझे घेर लीजिए, और यदि मैंने गड़बड़ की तो मैं आपसे लड़ूंगा, मेरे भतीजे को अकाउंटेंट लगाऊंगा ताकि वो मेरे कुकर्मों पे पर्दा डाल दे। तो क्या इलेक्शन में कुकर्म होते जा रहे हैं? क्या ईवीएम मशीन के बारे में जो लोग सवाल उठते हैं उसमें कुछ गड़बड़ है? ये तो मैं बोलता हूँ तो बैलेट से करवाना बहुत चिल्ला है। हाँ, कराओ बैलेट से। ये हर जगह पे बाईपास बोल रहे हैं। जिस आदमी ने 2014 से लेकर 2024 तक 11 राज्य सरकारें, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का उपयोग करके डिस्टेबल करी है और अपनी सत्ता स्थापित की है, जो 38 लोगों का कुलबा है एनडीए का, उनमें कितने लोग गलत पॉइंट पे है ईडी, सीबीआई? अरे वो ईडी, सीबीआई का डर निकल गया तो 38 में से 8 भी नहीं रहे। हाँ, सब बन जाएंगे। तो ये डर के मारे, ये जो डर फैलाता है, लेकिन अब
वो डर इतना हो गया कि हम लोग को डर पे आदी हो गए, इम्यून हो गए। अब जो बचे हुए नेता इतने इम्यून हो गए कि अब वो आंखें दिखाने लगे ईडी को, जो हमारे दौड़ा दौड़ा के मारना। अरे वो छोड़ो, झारखंड में तो कमाल कर दिया। झारखंड में कैबिनेट डिसीजन लेते हैं अच्छा, कि ईडी का कोई भी नोटिस किसी भी अधिकारी को आए तो एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं, वो ऊपर भेजो, ऊपर तय होगा उसके साथ क्या करना है। ईडी ने कोई डॉक्यूमेंट मांगा, कोई भी इंफॉर्मेशन मांगा, देने की जरूरत नहीं, ऊपर भेजो, कैबिनेट तय करेगी देना कि नहीं देना। और आज खबर पड़ी है मैंने, चीफ सेक्रेटरी झारखंड ने नोट लेटर लिखा है, किस अधिकार से आपने मेरे अधिकारी को समन भेजा है। अच्छा, हमको पूछे बगैर ऐसा समझ देखिए ये केंद्र राज्य संबंध को भी सत्यानाश कर रहे हैं ये लोग, ये और एजेंसियों के माध्यम से। तो कुल मिलाकर ये जो चीजें सामने आ रही है, तो ये बहुत फेमस शोले पिक्चर का एक डायलॉग था, मैं हमेशा कोट करता हूँ, सलीम जावेद ने लिखा था, और वो गब्बर की मूवी, जो डर गया सो मर गया। तो केसीआर डर गए कविता को नोटिस मिलने के बाद, तो पॉलिटिकली मर गए। मायावती जी डर गई तो 24% से 14 पे आ गई। बिल्कुल। अजीत पवार डर गए, एकनाथ शिंदे डर गए, अब चुनाव जीतने के लाले पड़े हुए। शरद पवार नहीं डरे तो सत्ता पलट दी। जो नहीं डरा वो बचता है, इसलिए जो डर गया सो मर गया। और फिर राहुल गांधी लगातार करें डरो मत, क्योंकि एक विज्ञापन की लाइन है, डर के आगे जीत। डर के आगे जीत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसका मंत्र यही है। यही झारखंड में जीतवाएगा, यही मक्का को स्ट्रांग बना रहा है, यही और इन केजरीवाल को स्ट्रांग बना। और ये डर का डायलेक्टिक सब पलट रहा है, जो डरा रहा है वो डर रहा है। अब ईडी के मायने, डराने वाला डर रहा है, के मायने भ्रष्टाचारी नहीं है जी। यदि ईडी किसी पे रेड करती है तो भ्रष्टाचारी नहीं माना जाता। सामान्य इंसान ये मानता है कि वो ईडी ने इस पे रेड की, इसका मतलब मोदी जी को भारी पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये नैरेटिव अब ये नैरेटिव डेवलप हो रहा है। बिल्कुल। अशोक वानखेड़े जी, अब आपके शहर की बात में थोड़ी सी कर लेता हूँ, थोड़ी लाइट बातें भी होना चाहिए, गंभीर बातें तो हो गई। इंदौर 7वीं बार बना है सबसे स्वच्छ शहर, लेकिन इसमें मजेदार ये है कि सूरत को भी चिपका दिया गया है कि सूरत भी इंदौर के बराबर का स्वच्छ शहर है। देखिए, अब देखिए महाराष्ट्र है, नवी मुंबई महाराष्ट्र का, उससे दूसरे नंबर पर, आंध्र का विशाखापट्टनम तीसरे, और भोपाल चौथे नंबर पर सर्वाधिक स्वच्छ शहर बनाया गया। दिल्ली क्यों नहीं, कभी तरस जाता है इंसान, जिस शहर में हम आप रहते हैं उसे कभी स्वच्छ शहर बना ही नहीं। आप लुटियन छोड़ दीजिए तो जगह जगह नाले बजाते हुए और कूड़ा इसको बहुत उससे लदा हुआ है। बहुत ही व्यंग्यात्मक कहता हूँ जी। इसको कोई ये ना समझे कि ये, किसी ने मुझे कहा कि दिल्ली में इतनी गंदगी क्यों होती है, तो मैंने बोला हर 5 साल बाद पूरा देश का झाड़ू लगा के सब इधर ही तो आता है। ये मैंने कहा व्यंग है, लेकिन त्रासदी है। ऐसा ना होती, ऐसा रही है कि हमारे सांसद अच्छे नहीं थे, वो सांसद ऐसे है जिनके आगे नतमस्तक क्या स्टूडियो लोग सभी पार्टी में। मैं ऐसा नहीं कहता कि कांग्रेस में नहीं, सभी पार्टियों में अच्छे लोग हैं, भी ऐसे लोग आए हैं कि जिनको सुनने के लिए मैंने पार्लियामेंट हम 2025 साहब भाषण ऐसा लगता था कि लट स्टाइल वो भाषण चलता रहे, सुन लो क्या धारा प्रवाह बोल रही है, क्या उदाहरण कोट कर रही है, किताबें कोट कर, पूरे होमवर्क के साथ। आज के डेट में पार्लियामेंट में ऐसे डिस्कशन सुनाई नहीं देते ना। पार्लियामेंट में गाली गलौज होती है, पार्लियामेंट में जय श्री राम के नारे लगते हैं, पार्लियामेंट में अब अखिल बार फिर से मोदी सरकार के नारे लगते हैं, लात घुसे चढ़ना शुरू हुए। नारों की जगह नहीं है। पार्लियामेंट इस देश की नीति निर्धारण की जगह है, इस देश की समस्याओं के लिए चर्चा होनी चाहिए, इस देश का जो विकास का जो रोड मैप है उसका वहाँ पे प्रस्तुति होनी चाहिए। लेकिन हम इसी पे चिल्लाचूट हो जाती है। मतलब 2014 के बाद इतना डिटोरिएशन कितना कभी नहीं हुआ। रही बात इंदौर, देखिए मेरा शहर, मैं तो अभी आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि अभी ठीक है, अभी गुजरात के आए हैं, एक सूरत हो गया, अगली बार यूपी से कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो लखनऊ जोड़ देगा, वो तो इंदौर को एक साथ ले जाएंगे रहा है। लेकिन इंदौर आने वाले 50 साल तक, मैं 50 साल की इसलिए बोलता हूँ कि 50 साल तक शायद मैं जीवित रहूँ, आने वाले 50 साल तक इंदौर को कोई हिला नहीं सकता उस जगह से। उसका कारण है, ये कोई सरकार नहीं कर रही है, ये कोई नगर निगम नहीं है, ये कोई कलेक्टर नहीं है, ये इंदौर का सामान्य इंसान अपने इंदौर को स्वच्छ रखना, अपना दायित्व समझ। और ये इंदौर का डीएनए, ये डीएनए इसलिए है कि पहले इंदौर में नगर निगम रोड धुला करते थे, वो पाखल से
चंबिका पांगल पानी रोड पे इंदौर की खासियत है। जिस जमाने में इंदौर के रोड धुलते थे तब भी स्वच्छता थी। इंदौर स्वच्छता के लिए जाना जाता है। इसके बीच में अतिक्रमण हुआ, वो मिनी बॉम्बे बना, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन जब स्वच्छता के पैमाने पे कंपटीशन में उतरना था, इंदौर का सामान्य इंसान, मैं आपको बता दूं कि यदि आप कार से चल रहे हैं, बाहर से आए हुए उज्जैन जा रहे हैं, आपने कुछ खाया और डब्बा फेंक दिया, मोटरसाइकिल वाले, मतलब जिसको कोई लेना देना नहीं, वो यू टर्न लेके आपके पीछे लगता है, गाड़ी रोकता है, बोले आप पीछे चलिए, उठाइए वो कागज। ये दायित्व। बोले आप किस राज्य से? बोले भाई साहब आप वहाँ गंदगी फैलाते हैं, हमारे शहर में मतलब फैला क्या? इंदौर का पोहा जलेबी बहुत फेमस है, आपको जगह जगह पे स्टॉल दिखेंगे पोहे जलेबी। लेकिन आप जब पोहे खाते हो तो बेचने वाला आप पे नजर रखता है, उसके बाद में ये इंदौर का बाहर का आदमी है। जैसे आप पोहा खत्म होता होगा, वो आपको डस्टबिन दिखाई दे, वाह क्या बात। ये दायित्व बोध कहा जाएगा। जिस दिन दिल्ली के लोगों को स्वच्छता का पैमाना समझ में आ जाएगा, इस सरकारी वो इंदौर मॉडल अपना लेगा। अशोक वानखेड़े जी, अंतिम सवाल पे हम आते हैं। भारतीय सेना में अग्निवीर का ढोल पीटने के बाद मोदी सरकार बेरोजगार वीर योजना पर काम कर रही है। बेरोजगार वीर यानी कि जो रोजगार में हैं, जो सेना में काम कर रहे हैं, उनमें से 1 लाख लोगों की छटनी होगी। कटौती का फैसला हो चुका है, उस पर काम ही हो रहा है। और योजना ये है कि 2027 तक 1 लाख सैनिक सेना से बाहर कर दिए जाएंगे। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 4 साल पहले से इस पर पूरी प्लानिंग शुरू हो गई थी और संसद की रक्षा मामलों की स्टैंडिंग कमेटी को भी तत्कालीन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDF ने इसकी जानकारी दी थी। इंडियन आर्मी के चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा कि ऑटोमाइजेशन प्रक्रिया के तहत कई यूनिट को कम किया जा रहा है, जैसे कि हमने एनिमल ट्रांसपोर्ट यूनिट को कम करने का फैसला शुरू कर दिया, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। अब एनिमल ट्रांसपोर्ट की जगह लॉजिस्टिक ड्रोन, ऑल टेरेन व्हीकल का इस्तेमाल हो रहा है। खतरनाक है अपने आप में। मैं तुर्तुक गया था, लद्दाख का जो सबसे अंतिम पार्ट है, जिसे 1971 में जीता गया था, उस हिस्से को, जो बाल्टिस्तान का बहुत बड़ा इलाका है। वहाँ देखा था कि लोगों का जीवन यापन कौन कर रहे थे? गधे घर चला रहे थे वहाँ पर। वो गधे किराए पर सैनिक, जो सेना के जो कमांडो या अन्य चीज़ों को रसद ढोने के लिए गधों का इस्तेमाल होता था, उनका महीना बंधा होता था। किसी का 30,000, एक परिवार का 2 गधा है तो 30,000 उसे मिल रहा है, किसी परिवार का 1 गधा है तो 15,000 या 20,000 मिल रहा है। उससे वो घर उस इलाके में चलता है। अब जब ये पशुओं को हटा दिया जाएगा उन इलाकों से, और केवल तुर्तुक की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे बॉर्डर जो भी हो गया है, तो घरों का चलना बंद हो जाएगा और वो बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। फिर क्या होगा उनका? ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले आप अग्निवीर पे आए जी। अग्निवीर को लेके हमारे पूर्व सैन्य जो चीफ थे, उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा है कि ये इट वॉज अ शॉकिंग। मैं ये इसलिए भी कहता हूँ कि मैं उस बैकग्राउंड से आया। मैं सैनिक स्कूल का स्टूडेंट रहा, सैनिक स्कूल 17, और 62nd NDA में मैं टॉपर में से अच्छा। था। मेरे पीठ में स्पाइनल बाइकुलर APS-5 ये डिफेक्ट है, इस वजह से मैं आर्मी नहीं जा पाया। मेरे क्लासमेट्स ब्रिगेडियर करके कुछ रिटायर हो गए हैं, और एक हृदय साहनी है जो अभी मेजर जनरल है। ये हमारी सैनिक स्कूल की परंपरा है। सैनिक स्कूल 17 की परंपरा बहुत ज़बरदस्त रही है। शहादत में भी हमारे यहाँ मेरा क्लासमेट तातौड़ कारगिल में शहीद को है। तो जब मैं सब नज़दीक से देखता तो एक सैनिक तैयार करने के लिए, एक अच्छा अधिकारी तैयार करने के लिए 5वीं क्लास से प्रयास होता है। सैनिक स्कूल जो बने हैं हमारे देश में, अभी 28 सैनिक स्कूल है, जब मैं था तब 16 सैनिक स्कूल हुआ करते थे। ये सैनिक स्कूल 5वीं क्लास से इस देश की सैन्य के लिए अधिकारी तैयार करते हैं। फिर मेंटली और फिजिकली मेंटली परसेप्शन बनता है उसका, फिर वो लोग लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो लोग इंडिया नहीं जाते, वो लोग जो बाहर आए मेरे जैसे, कोई सरकारी नौकरी में है, कोई बिजनेस में है, आप उनको कतई पीछे हटते हुए नहीं देखेंगे, फ्रंट फुट पे खेलते हुए देखेंगे। ये कैरेक्टर जो हम लोगों में है सैनिक स्कूल के स्टूडेंट्स में, ये हमारे स्कूल की दी हुई देन। 5वीं क्लास में मैं 10 साल की उम्र में गया था और 12th से पास आउट हुआ था। 10 से मतलब 5वीं से 12, 7 साल जो गढ़ा है मेरे अंतर्मन पे, वो कोई साफ नहीं कर सकता, और वही रहूंगा बढ़ते तक। ऐसे मेरे यहाँ सेंट्रल कमिश्नर बने हैं, मेरे IPS है, IAS नहीं बनी है, वो भी उनमें भी वही सैनिक स्कूल की आबादी की है। इसलिए सब जगह वो मैं 17 सभी सैनिक स्कूल
अब होता क्या है, आपको 6 महीने की ट्रेनिंग पे कुछ सैनिक है। देखिए ये सब नौटंकी क्यों हो रही है, ये ऑटोमाइजेशन वगैरह सब अपनी जगह पे है। आपको सैन्य की इसलिए कमी करेगी क्योंकि आपके पास पैसा नहीं, पेंशन देने का पैसा नहीं, सैलरी देने का पैसा नहीं। ये सीधा इकोनॉमी से जुड़ा हुआ मामला है। जिस देश में 54 लाख करोड़ कर्जा था वो बढ़ के 200 लाख करोड़ हो गया है। 150 लाख करोड़ मात्र 9 साल में लिया गया है। इसका कैसा करेंगे, वापस कैसा करेंगे, सवाल ये है कौन करेंगे। हमारे यहाँ बॉन्ड्स जो लिए जाते थे, सरकारी बॉन्ड्स, वो 3 साल के, 5 साल के, 8 साल के, 12 साल। नरेंद्र मोदी जी ने 40 और 50 साल के बॉन्ड लिए, मतलब जो 23 में उन्होंने पैसा उठाया मार्केट से, उसकी अदाई रही 2073 की सरकार। बताइए तब इंसान जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, सरकार को क्या बोल रहा है। अब दूसरी बात बताता हूँ भाई, थोड़ा सा इकोनॉमिक स्टेज, पहले आर्थिक स्थिति बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ ये सब करना पड़ेगा। बिल्कुल। हमारे पिछले बजट में, ये बजट डॉक्यूमेंट बताता है, 27 लाख करोड़ की अर्निंग है, रिसिप्ट टोटल जो मिल रहा है, उसमें से 11 लाख करोड़ हम ब्याज अदायगी मिले। 11 लाख करोड़ ब्याज। अगले बजट में ये 50% क्रॉस कर रहा है। और जिस हिसाब से कर्जे लिए गए हैं 2027-28 का बजट जो है, उसमें जितना पैसा आ रहा है सारा ब्याज में जा रहा है। तो आपका डेफिसिट, आपके टोटल खर्चे, इस डेफिसिट के लिए फिर कर्जे लिए जाए। हम एक ऐसे कुचक्र में घुस चुके हैं, उसमें से मैं नहीं चाहता कि मतलब कोई भी सरकार है, मतलब मनमोहन सिंह क्या से मनमोहन सिंह भी आए, इस कुचक्र से अब निकलना आसान भी है। बिल्कुल। लोग कहते कि अरे जीएसटी बढ़ रहा है, लोग बोले 1 मिनट क्या समझता है, सरकार के खिलाफ बढ़ता है, जीएसटी बढ़। जीएसटी का भी मैं बता रहा हूँ, जीएसटी 3 टाइप का होता है, स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और एक इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी में जो इंटर स्टेट, उसका वो जीएसटी होता है, और मैक्सिमम जीएसटी जो है इंपोर्ट पे लगने वाली ड्यूटीज का होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, 1,60,000 करोड़ यदि जीएसटी आता है, उसमें से 40 लाख स्टेट का है, 40 लाख राज्य का है, और 80 मतलब 40,000 राज्य का, 40,000 स्टेट का, और 80,000 इंपोर्ट। अब जब इंपोर्ट पर टैक्स लगता है, इसका मतलब अपना इंपोर्ट ज्यादा है। इंपोर्ट ज्यादा है मतलब अपने यहां से करेंसी बाहर जा रही। देश की इकोनॉमी तब बड़ी मानी जाती है जिसकी एक्सपोर्ट्स ज्यादा है, फॉरेन अर्निंग ज्यादा है। जी, ये कहते कि हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी। अरे तो पहले भी बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी, उससे कोई बहाने नहीं रखते। सवाल ये है कि कंपनी का टर्नओवर 1,000 करोड़ है और कंपनी के लॉसेस 300 करोड़ है, और एक बनिया की दुकान 5 करोड़ का उसका टर्नओवर है और 1 करोड़ का प्रॉफिट है। वो बनिया की दुकान उस कंपनी से ज्यादा बेहतर है। अब 1,000 करोड़ बन चाहिए, ठीक बात, उसका 20% प्रॉफिट है, तुम्हारा लॉस है। तो मुझे इकोनॉमी बड़ी नहीं चाहिए, मुझे इकोनॉमी अच्छी चाहिए, संगठित चाहिए, स्ट्रांग चाहिए। और स्ट्रांग इकोनॉमी प्लस में होती है, माइनस में हम माइनस में, क्योंकि हम पे कर्जे हैं, वो कर्जे लगातार बढ़ रहे हैं, कर्जा लेके घी खा रहे हैं। आज की पीढ़ी तो घी खा नहीं, लेकिन कर्ज से लदे ही है। मैंने इसीलिए कहा, मैंने वही एक जगह मेरा लेक्चर था, तब मैंने कहा कि आने वाली पीढ़ी श्राद्ध के दिन जरूरी नहीं कि आपके फोटो के सामने थाली रखिए, आपके फोटो पे चप्पल में मार सको कि तुमने क्या कर दिया, आज हम दाने दाने के लिए मोहताज। भयावह ये तो तुम्हारी वजह से, ये भयावह है, ये लोगों के सामने हटाना चाहिए। मैं मंदिर के खिलाफ नहीं, लेकिन स्कूल पहले चाहिए। बिल्कुल, मैं मंदिर के खिलाफ नहीं, हॉस्पिटल्स चाहिए। और हमारे कोविड ने हमको दिखा दिया कि मंदिर बच्चे चाहिए और अस्पताल। हाँ, ठीक बात, ठीक। तो कहीं ना कहीं एक इंसान के द्वारा सोचना चाहिए। आप मात्र पॉलिटिशियन करके मत सोचिए, राजनीतिज्ञ करके, राजनेता बनकर मत सोचिए, कई बार प्रधानमंत्री बन के सोचिए,
इस देश के अभिभावक हैं। अब देखिए, जमीन पर यहाँ पर जो जानवर भी जी रहा है, इंसान भी उसके साथ जी रहा है, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूँ। बॉर्डर एरिया में कोई डेवलपमेंट नहीं है, रोड बनना डेवलपमेंट नहीं है। रोड भी ठीक से नहीं बने हैं। आप लद्दाख घूम आएंगे, ठीक है, तो सरकार जो मान लेते हैं रोड बन के, वहाँ कोई उद्योग नहीं है, क्योंकि बॉर्डर एरिया में हो गया, कोई उद्योग नहीं। बिल्कुल। क्योंकि पाकिस्तान की गांव हमने देखा, पाकिस्तान बॉर्डर की गांव हमेशा बेचारे उजड़े हुए थे। उन लोगों का जीवन यापन या तो एनिमल हस्बेंड्री में होता है या फिर सैन्य के सप्लाई के खांचे से। अब यदि अपने गधों की बात, यदि गधे आपने बैन कर दिए, उसके बाद ड्रोन यूज कर लिए, ठीक है, आपने खर्चे कम कर लिए, अब उन लोगों का जीवन यापन काय पे? जब वो लोग खाली हो जाएंगे और 2 टाइम की रोटी कमानी है, बच्चों को भूखा नहीं मर सकते, फिर वो क्या करते हैं, ऐसी ही जगह हमारे दुश्मन ढूंढते रहते हैं और उनके लिए फिर वो काम करना शुरू कर देते हैं। स्लीपर से वैसे बनते हैं, है ना। जंगल में एक रीवा में फॉरेस्ट है, वहाँ पे एक पांडे करके एडिशनल डायरेक्टर है, उसने तो फॉरेस्ट के लिए बहुत प्रेमी था फॉरेस्ट। अभी वो सरकारी नौकरी छोड़ के प्राइवेट कंपनी में, तो शैलेश पांडे, तो उन्होंने इन डीएफओ से मिले और डीएफओ मित्रता ही जाता था जंगल देखने। उन्हें कहा कि यार बहुत ही जंगल में डब्बी चोरी होती है और एक पोची होती है और जानवर मारे जाते हैं। उन्हें कहा लोगों को पूछो तो क्यों करते हैं, फॉरेस्ट के अंदर गाँव है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो उसने केंद्र सरकार की एक योजना के तहत वहाँ लूम लगाए, पावर, जी, मतलब हैंड, हाँ, और कारपेट विवेक का ज्ञान दिया। अब वो लोग क्यों जाओ जानवर बारे में, जब उनको वहाँ रोजगार न मिलना। ठीक बात। और वो कारपेट को उन्होंने जर्मनी में बेचा, क्योंकि तब जर्मनी में भारत का कारपेट बैन था बच्चों की वजह से जी। तो उसने ये टैगलाइन दी, बाय कारपेट एंड सेव टाइगर। उसने कहा कि जो टाइगर का हंटिंग करने वाले लोग जो है, हंटर को मदद करने वाले जो लोग हैं, शिकारियों को मदद करने वाले लोग हैं, ये इन्होंने वो काम छोड़ के ये कारपेट बनाना शुरू। कितना बड़ा टैगलाइन था अपने मार्केटिंग का। उसने किया, वह यही शैलेश का ट्रांसफर हो गया, काम बंद हो गया। अच्छा, तो कहने का मतलब है जंगल के शिकार, जो बाहर के शिकारियों को अंदर के लोग तब मदद करते जब वो बेरोजगार, यानी उन्हें रोजगार बना तो क्यों जाएंगे रिस्क लेने। यही लोगों को यदि रोजगार, सरकार को गधे खत्म करते, उन लोगों के लिए अल्टरनेट रोजगार का क्या व्यवस्था है, ये करना चाहिए। बिल्कुल। 1 लाख लोग आप बाहर निकाल रहे हैं, उसकी व्यवस्था क्या करेंगे, या इसको आपको करना होगा। वहाँ पर किसी को सिक्योरिटी गार्ड बना देंगे, ये बना देंगे, ये काम उनका नहीं। ठीक। सिक्योरिटी उस देश में ज़्यादा लगती है जिस देश में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम। यदि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, जैसा लोग कहते हैं शनि सिंगापुर में शनि की इतना डर है कि वहाँ कोई दरवाजे पे ताले लगा, ताले नहीं लगा, तो वहाँ तालों का सेल नहीं है। तालों का सेल ज़्यादा वहाँ होता है जहाँ चोरों का डर है। जहाँ चोरों का डर है उसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर लचर। ये एक विशेष सेक्टर है, बहुत मुझे लगता है डिबेट हो गए। लेकिन आर्मी तो कर रही है, अपना खर्चा बचाने के लिए कर रही है, लेकिन आर्मी सबसे बड़ी एम्प्लॉयर भी है। आर्मी को भी ध्यान रखना चाहिए। और ये ड्रोन कितना काम तो कर पाएंगे, कल यदि फायरिंग होगा और जब आक्रमण होते तो ये ड्रोन कितने चल पाएंगे। लेकिन मेरे गधे जो वहाँ पे थे, और गधे को चलाने वाले क्योंकि उस टेरेन में रहते हैं, उनको अल्टरनेट रास्ते मालूम होते हैं, उस एरिया को वो अच्छी तरह से जान। जब जिसने सबसे पहले एवरेस्ट पे कदम रखा, वो भी तब रख पाया जब शेरपा तेंजिंग उसके साथ। बिल्कुल। यदि शेरपा नहीं होता तो अल्टरनेट रास्ते पे नहीं मिलती। बिल्कुल। ये शेरपा है वहाँ के, इनकी जरूरत है, सही समय पे यही काम आते हैं। तो मशीन का काम मशीन करती है, मशीन फेल हो सकती है, इंसान नहीं, जीव नहीं फेल होता। बिल्कुल। ये भी आर्मी को थोड़ा ह्यूमन ग्राउंड से ये देखना चाहिए। ऑटोमाइजेशन करिए, बहुत ऑटोमाइजेशन के लिए बहुत जगह है, लेकिन वो ऑटोमाइजेशन खतरनाक है जिससे लोग बेरोजगार हो और आपके लिए नई मुसीबत पैदा कर पाएगा। ठीक बात। ये संतरास की स्थिति पैदा न करें। अशोक वानखेड़े जी, देश के प्रमुख बहुत प्रसिद्ध पत्रकार अशोक वानखेड़े जी से ये बातचीत कैसी लगी? आपका बहुत बहुत आभार कि आप आए हमारे कार्यक्रम में। TV6 न्यूज नेटवर्क का ये कार्यक्रम कैसा लगा अपने कमेंट से हमें अवगत कराएंगे। TV6 न्यूज नेटवर्क को लाइक और सब्सक्राइब करें, यह एक छोटा सा अनुरोध आपसे है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।